तुलनात्मक शिक्षा क्या है? सबसे पहले हम तुलनात्मक शिक्षा जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तुलनात्मक शिक्षा में शिक्षा के घटकों की सामान्यता और विभिन्नता, शिक्षा में कौन से कारक होते हैं, क्या उनकी समस्या होती है, उनको हम किस प्रकार से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज का जो युग है वो हमारा अंतरिक्ष का युग है। एक दो देश जो है दूसरे देश पर निर्भर होता है। एक देश की गतिविधियां दूसरे देश को प्रभावित करती हैं। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में ऐसे माध्यमों का विकास हो रहा है जिसने संसार की भौतिक दूरी को कम कर दिया है और संसार को छोटा कर दिया है। एक देश की गतिविधियों का प्रभाव दूसरे देश के गतिविधियों पर पड़ता है। कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं रह गया है। विश्व के किसी भी देश की किसी भी प्रकार की घटना, काल, भूकंप, बाढ़ तथा संक्रामक रोग का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ता है। आज विश्व के सभी राष्ट्र विकसित तथा विकासशील परस्पर निर्भर हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की चर्चा की जाती है, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। आज जहां तक रही बात कि एक देश की गतिविधियों का प्रभाव दूसरे देश पे पड़ने का, तो अभी हम लोग तत्काल में ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन देश से होकर सारे देशों में प्रभावित कर दिया, तो इसका प्रभाव पड़ना ही है। आज विश्व के सभी देश एक दूसरे से मिले ही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही बात देखी जाती है। एक देश की शिक्षा प्रणाली अथवा शिक्षा संबंधी विचारों का दूसरे देश की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इन विविध शिक्षा प्रणालियों के कुछ घटक फैक्टर्स ऐसे हैं जो हर देश में पाए जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसे घटक हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा के घटकों की सामान्यता और विभिन्नता की बात पाई जाती है। यानी कि हम क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में कौन सी सामान्यता है दूसरे देश में से और कौन सी विभिन्नताएं हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तुलनात्मक शिक्षा का प्रारंभ या आविर्भाव। वैसे तो तुलनात्मक शिक्षा को 3 चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट चरण इसका प्रारंभ होता है 1817 ईस्वी में। फ्रांस के मार्क अंतोइन जूलियन द पेरिस ने तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन आरंभ किया। अंतोइन जूलियन ने तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों में पाए जाने वाले समान असमान तत्वों के विश्लेषण को महत्वपूर्ण बताया। शिक्षा के तथ्यों को एक तालिका में बांधकर वह उनका विश्लेषण करना चाहते थे। शिक्षा के अध्ययन में विश्लेषण पर बल दिया, परंतु इस संबंध में जूलियन के विचारों से शिक्षा जगत 20वीं शताब्दी से पहले अवगत नहीं हो पाया, यानी वो हमारे पास नहीं आ पाया। प्रत्येक देश की शिक्षा प्रणाली का प्रारूप राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकता पर आधारित होता है। भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य का होता है, इसीलिए प्रत्येक राज्य की शिक्षा प्रणाली भी समान नहीं है। आज शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया जा रहा है, जिससे भारत की शिक्षा प्रणाली में समरूपता हो सके। इसके बाद शिक्षा में विश्वसीकरण किया जाए,
जो समय की आवश्यकता है। इन परिवर्तनों के लिए तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। अब हम आते हैं तुलनात्मक शिक्षा के विकास पर, आविर्भाव पर। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का प्रथम चरण, तुलनात्मक शिक्षा विकास का प्रथम चरण 1817 से अंतोइन जूलियन के विचारों से प्रारंभ हुआ। यह अवस्था 20वीं शताब्दी के आरंभ तक मानी जाती है। 19वीं शताब्दी में यह धारणा पूरी तरह से हो चुकी थी कि देश की शिक्षा प्रणाली विशेषताओं का दूसरे देश अपने शिक्षा संगठन में अपना सकता है। इस धारणा के फलस्वरूप विभिन्न देशों के शिक्षा व्यवस्था संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया। जिस देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं अपनाने के लिए कहा जा रहा है, वे अपनाने वाले देश की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार तुलनात्मक शिक्षा के विकास के इस प्रथम चरण की अनुकरण की अवस्था में फ्रांस के विक्टर कजिन, इंग्लैंड के मैथ्यू अर्नॉल्ड, अमेरिका के होरेस मैन और हेनरी वर्नार, रूस के टॉलस्टॉय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का द्वितीय चरण। विकास के प्रथम चरण में हमने देखा कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा को प्रभावित करने वाले घटक जैसे सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। साथ ही यह भी देखा जाता था कि अमुक देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को किसी देश ने अपनाया है या नहीं। तुलनात्मक शिक्षा के विकास के इस द्वितीय चरण के जनक इंग्लैंड के सर माइकल सैडलर माने जाते हैं। इन्होंने सन 1907 में तुलनात्मक शिक्षा संबंधी एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश के सामाजिक वातावरण से संबंधित होती है। इस प्रकार सैडलर के अनुसार शिक्षा प्रणाली के अध्ययन में सामाजिक परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सैडलर की इस धारणा की अन्य विद्वानों ने पुष्टि भी की। तुलनात्मक शिक्षा के विकास का तृतीय चरण। प्रथम और द्वितीय चरण के बाद तृतीय चरण में हम ये देखेंगे कि तुलनात्मक शिक्षा का ये तीसरा चरण कब प्रारंभ होता है। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का तृतीय चरण 1950 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इस चरण को बियर्डे जॉर्ज जेडएफ ने विश्लेषण का काल कहा है। क्या कहा? विश्लेषण का काल। इस समय विज्ञान की प्रगति के कारण सभी वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में विश्लेषण पर बल देना स्वाभाविक हो चला था। फलतः तुलनात्मक शिक्षा में भी विश्लेषणात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। इस पद्धति में किसी देश की शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को स्वीकार करने के पहले दोनों देशों, जिसकी विशेषता अपनाई जा रही है और जिस देश के लिए अपनाई जा रही हो, इन दोनों देशों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषणात्मक विवेचन करके उस प्रणाली की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार शिक्षा से संबंधित घटकों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। घटकों का मतलब फैक्टर्स। तुलनात्मक शिक्षा के विकास के द्वितीय और तृतीय चरण में केवल रूप का ही अंतर है। तृतीय चरण में हम शिक्षा प्रणाली के विविध घटकों तथा विशेषताओं को एक क्रमबद्ध रूप में रखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की चेष्टा करते हैं, जबकि द्वितीय चरण में इस क्रमबद्धता का अभाव परिलक्षित होता है, यानी दिखाई देता है।